हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। हिंदी साहित्य की इस क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है, जहां पर हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित हिंदी साहित्य का इतिहास विस्तार से पढ़ रहे हैं। इसके अंतर्गत हम रीतिकाल तक अपना अध्ययन पूरा कर चुके हैं। आधुनिक काल के अंतर्गत तृतीय उत्थान में हम हिंदी गद्य विधाओं के विकास को पढ़ रहे हैं, जिसमें हम नाटक, कहानी, उपन्यास आदि विधाओं को पढ़ते हुए अब समालोचना को पढ़ रहे हैं। इसके सभी वीडियोस चैनल पर उपलब्ध हैं, आप देख सकते हैं और अपने अध्ययन में लाभ उठा सकते हैं। साथ ही साथ अपने नोट्स वगैरह भी इस मूल पुस्तक से बना सकते हैं। आइए देखते हैं आगे। फ्रेंड्स, हम समालोचना को पढ़ रहे थे, उसी के आगे से स्टार्ट करते हैं। पश्चिम के काव्य कला संबंधी प्रचलित वादों में अक्सर एकांग दृष्टि की दौड़ ही विलक्षण दिखाई पड़ा करती है। पश्चिम के काव्य कला संबंधी जो प्रचलित वाद चले हैं वहाँ अक्सर एकांग दृष्टि, एक ही पक्ष की दृष्टि, एक ही दृष्टिकोण आप कह सकते हैं दिखाई पड़ता है। वहाँ के कुछ लेखक काव्य के किसी एक पक्ष को उसका पूर्ण स्वरूप मान इतनी दूर तक ले जाते हैं कि उनके कथन में अनूठी सूक्तिका सा चमत्कार आ जाता है। वहाँ के जो लेखक हैं वो किसी काव्य के पक्ष को लेकर उसको पूर्ण काव्य का स्वरूप मानकर इतनी दूर तक ले जाते हैं, इतनी दूर तक उसका व्याख्यान या कथन करते हैं कि उनके कथन में अनूठी सूक्ति के जैसा चमत्कार आ जाता है। और बहुत से लोग उसे सिद्धांत या विचार के रूप में ग्रहण कर चलते हैं, और बहुत से लोग उसी को सिद्धांत या विचार के रूप में ग्रहण कर लेते हैं। यहाँ हमारा काम काव्य के स्वरूप पर विचार करना या प्रबंध लिखना नहीं, बल्कि प्रचलित प्रवृत्तियों और उनके उद्गमों तथा कारणों का दिग्दर्शन कराना मात्र है। यहाँ काव्य के स्वरूप पर विचार करना नहीं और न ही प्रबंध लिखना है यहाँ पर उद्देश्य, बल्कि जो प्रचलित प्रवृत्तियां थी उस समय की, उनको सामने रखना है, उनका दिग्दर्शन कराना है। अतः यहाँ काव्य या कला के संबंध में उन प्रवादों का जिनका यूरोप में सबसे अधिक फैशन रहा है, संक्षेप में उल्लेख करके तब मैं इस प्रसंग को समाप्त करूंगा। इसीलिए आचार्य शुक्ल कहते हैं कि अब मैं यहाँ काव्य कला के संबंध में उन प्रवादों का, काव्य कला के संबंध में जो प्रवाद यूरोप में फैले हुए थे और सबसे अधिक फैशन जिन प्रवादों का रहा है, उनका संक्षेप में उल्लेख करेंगे। उसके बाद इस प्रसंग को समाप्त करेंगे। इसकी आवश्यकता यहाँ मैं केवल इसलिए समझता हूँ कि एक और यूरोप में व्यापक और सूक्ष्म दृष्टि संपन्न समीक्षकों द्वारा इन प्रवादों का निराकरण हो रहा है। इसकी आवश्यकता आचार्य शुक्ल ने यहाँ पर कहने की, यहाँ पर रखने की, या आप कह सकते हैं कि स्पष्ट करने की आवश्यकता क्यों समझी, वो बता रहे हैं। इसलिए समझता हूँ कि एक ओर तो यूरोप में व्यापक और सूक्ष्म दृष्टि संपन्न जो समीक्षक थे वो इन प्रवादों का निराकरण कर रहे थे, दूसरी ओर हमारे हिंदी साहित्य में इनकी भद्दी नकल शुरू हुई। वहाँ इन प्रवादों का निराकरण हो रहा था जहाँ यूरोप में, वहीं हमारे हिंदी साहित्य में उनकी नकल हो रही थी। यूरोप में जिस प्रवाद का इधर सबसे अधिक फैशन रहा है वह है काव्य का उद्देश्य काव्य ही है। सबसे अधिक जो प्रवाद फैला था यूरोप में और जो हिंदी साहित्य में सबसे अधिक फैशन में रहा, वह है काव्य का उद्देश्य काव्य ही है, या कला का उद्देश्य कला ही है। इस प्रकार का ये प्रवाद, इस प्रवाद के कारण जीवन और जगत की इस प्रवाद के कारण जीवन और जगत की बहुत सी बातें जिनका किसी काव्य के मूल्य निर्णय में बहुत दिनों से योग चला आ रहा था, यह कहकर टाली जाने लगी कि ये तो इतर वस्तुएं हैं। इसी प्रवाद के कारण जीवन और जगत की जो बातें थीं, जिनका काव्य के मूल्य निर्णय में बहुत दिनों से योग चला आ रहा था, कि काव्य की वैल्यू निर्धारण करने में, उसका मूल्य निर्धारण करने में जीवन और जगत की जो बातें काम आती थी, जिनका योगदान होता था, वो ये कहकर अब टाली जाने लगी कि ये तो काव्य से इतर की वस्तुएं हैं, शुद्ध कला क्षेत्र के बाहर की व्यवस्थाएं हैं। जो शुद्ध कला क्षेत्र है, काव्य क्षेत्र है, उससे बाहर की ये वस्तुएं हैं। पाश्चात्य देशों में इस प्रवाद की योजना करने वाले कई सामान खड़े हुए थे। कुछ तो इसमें जर्मन सौंदर्य शास्त्रियों की ये उद्भावना सहायक हुई कि सौंदर्य संबंधी अनुभव, एस्थेटिक एक्सपीरियंस, एक भिन्न ही प्रकार का अनुभव है जिसका और प्रकार के अनुभवों से कोई संबंध ही नहीं। इस प्रवाद में सबसे अधिक सहायक क्या हुआ, वो हुई जर्मन सौंदर्य शास्त्रियों की ये उद्भावना कि सौंदर्य संबंधी अनुभव, जो एस्थेटिक एक्सपीरियंस हैं, वो एक भिन्न प्रकार की वस्तु है जिसका और प्रकार के अनुभवों से या जीवन या जगत के अनुभवों से कोई संबंध नहीं।
इससे बहुतेरे साहित्य शास्त्री यह समझने लगे कि कला का मूल्य निर्धारण भी उसके मूल्य को और सब मूल्यों से एकदम विच्छिन्न करके ही होना चाहिए। इससे जो साहित्य शास्त्री थे उन्होंने ये समझा कि कला का मूल्य निर्धारण भी और मूल्यों से और जो जीवन जगत के मूल्य हैं उनसे अलग करके किया जा सकता है और ऐसा होना चाहिए। ईसा की 19वीं शताब्दी के मध्य भाग में विस्लर ने यह मत प्रवर्तित किया कि जिसका चलन अब तक किसी न किसी रूप में रहा है। विस्लर ने ईसा की 19वीं शताब्दी के मध्य भाग में यह मत प्रवर्तित किया और यह किसी न किसी रूप में अभी तक चलन में रहा ही है। अंग्रेजी में इस मत के सबसे प्रभावशाली व्याख्याताओं में डॉक्टर ब्रैडले हैं और इस मत के व्याख्याता अंग्रेजी लेखकों में अगर देखे जाएं, व्याख्याताओं में देखे जाएं तो डॉक्टर ब्रैडले हैं। उन्होंने इस संबंध में कहा, डॉक्टर ब्रैडले का यह कथन है, ये अर्थात काव्य सौंदर्य संबंधी ये अनुभव अपना लक्ष्य आप ही है, अर्थात ये काव्य सौंदर्य संबंधी जो अनुभव है ये अपना लक्ष्य आप ही है। इसका अपना निराला मूल्य है, इसका मूल्य भी अपना अलग ही है जो किसी कसौटी पर नहीं परखा जा सकता। अपनी इसकी अलग कसौटी है, अलग लक्ष्य है। अपने विशुद्ध क्षेत्र के बाहर भी इसका और प्रकार का मूल्य हो सकता है। अपने विशुद्ध क्षेत्र के बाहर भी इसका और प्रकार का मूल्य हो सकता है। किसी कविता से यदि धर्म और शिष्टाचार का भी साधन होता हो, कुछ शिक्षा भी मिलती हो, प्रबल मनोविकारों का कुछ निरोध भी संभव हो, लोकोपयोगी विधानों में कुछ सहायता भी पहुंचती हो अथवा कवि को कीर्ति या अर्थ लाभ भी होता हो तो अच्छी बात है। इनके कारण भी उसकी कदर हो सकती है। इन सब बातों के कारण भी उसकी कदर हो सकती है, पर ये सब बाहरी बातें इन्होंने स्वीकारी हैं। पर इन बाहरी बातों के मूल्य के हिसाब से उस कविता की उत्तमता की असली जांच नहीं हो सकती। ये सब हो तो सकते हैं, पर इनकी कसौटी पर कविता की जो उत्तमता है, उसकी उच्चता है, उसको परखा नहीं जा सकता। उसकी उत्तमता तो एक तृप्तिदायक कल्पनात्मक अनुभव विशेष से संबंध रखती है, अतः उसकी परीक्षा भीतर से ही हो सकती है। वो एक तृप्तिदायक कल्पनात्मक अनुभव है, उसकी परीक्षा स्वयं आपसे ही हो सकती है। किसी कविता को लिखते या जांचते समय यदि बाहरी मूल्यों की ओर भी ध्यान रहेगा तो बहुत करके उसका मूल्य घट जाएगा या छिप जाएगा। यदि बाहरी मूल्यों की ओर कविता लिखते समय या जांचते समय ध्यान जाएगा तो उसका मूल्य घट जाएगा या छिप जाएगा। बात यह है कि कविता को यदि हम उसके विशुद्ध क्षेत्र से बाहर ले जाएंगे तो उसका स्वरूप बहुत कुछ विकृत हो जाएगा। अगर कविता को उसके शुद्ध क्षेत्र से बाहर ले जाया जाएगा तो अगर उसको जीवन और जगत से जोड़ा जाएगा तो उसका स्वरूप विकृत हो जाएगा, क्योंकि उसकी प्रकृति या सत्ता न तो प्रत्यक्ष जगत का कोई अंग है न अनुकृति। क्योंकि उसकी जो सत्ता है, काव्य की जो सत्ता है, न प्रत्यक्ष जगत का कोई अंग है और न उसकी कोई अनुकृति। उसकी तो एक दुनिया ही निराली है, उसकी तो एक अलग दुनिया है, अलग दुनिया निराली है, एकांत, सत्तापूर्ण और स्वतंत्र। ये इन्होंने कहा है। डॉक्टर ब्रैडले का ये कथन है। अब आइए देखते हैं आचार्य शुक्ल क्या कहते हैं। काव्य और कला के संबंध में अब तक प्रचलित इस प्रकार के नाना अर्थवादों का पूरा निराकरण रिचर्ड्स ने अपनी पुस्तक साहित्य समीक्षा सिद्धांत प्रिंसिपल्स ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म में बड़ी सूक्ष्म और गंभीर मनोवैज्ञानिक पद्धति पर किया है। जब आप पाश्चात्य काव्यशास्त्र पढ़ते हैं तब ये आपने पढ़ा होगा, तब इस पुस्तक का नाम आपने सुना होगा कि आई.ए. रिचर्ड्स द्वारा लिखित पुस्तक है प्रिंसिपल्स ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म। में बड़ी सूक्ष्म और गंभीर मनोवैज्ञानिक पद्धति पर किया गया है। काव्य और कला के संबंध में नाना अर्थवादों का पूरा निराकरण किसने किया है? आई.ए. रिचर्ड्स ने, और बड़ी सूक्ष्म और गंभीर मनोवैज्ञानिक पद्धति पर इन्होंने निराकरण किया है। उपर्युक्त कथन में चारों मुख्य बातों की अलग अलग परीक्षा करके उन्होंने उसकी अपूर्णता, अयुक्तता और अर्थहीनता प्रतिपादित की है। उपर्युक्त कथन में जो बातें कही हैं डॉक्टर ब्रैडले ने, उन चारों की अलग अलग परीक्षा करके उसकी अपूर्णता, अयुक्तता और अर्थहीनता का प्रतिपादन किया है। यहाँ उनके दिग्दर्शन का स्थान नहीं, यहाँ उनको दिखाने की कोई आवश्यकता नहीं है। प्रचलित सिद्धांत का जो प्रधान पक्ष है कि कविता की दुनिया ही निराली है, उसकी प्रकृति या सत्ता न तो प्रत्यक्ष जगत का कोई अंग है न अनुकृति। इस पर रिचर्ड्स के वक्तव्य का सारांश नीचे दिया जाता है। जब इन्होंने, डॉक्टर ब्रैडले ने कहा था कि इसकी दुनिया ही निराली है, ये न तो प्रत्यक्ष जगत का कोई अंग है और न उसका कोई अनुकृति है, उसकी अनुकरण पर जो बनाई गई हो, उस पर जो बात
आइए रिचर्ड्स ने कही है अपनी पुस्तक में, उसका यहाँ पर सारांश दिया गया है। ये सिद्धांत कविता को जीवन से अलग समझने का आग्रह करता है। जब ये सिद्धांत दिया जाता है तो जाहिर सी बात है कि इसको जीवन से अलग करने का आग्रह है। पर स्वयं डॉक्टर ब्रैडले इतना मानते हैं कि जीवन के साथ उसका लगाव भीतर भीतर अवश्य है। पर जीवन के साथ कविता का लगाव भीतर भीतर अवश्य है। हमारा कहना है कि यही भीतरी लगाव असल चीज है। जो कुछ काव्य अनुभव, पोएटिक एक्सपीरियंस होता है, वह जीवन से ही होकर आता है। और आइए रिचर्ड्स मानते हैं कि जो भीतरी लगाव है जीवन से कविता का, यही असली चीज है कविता में। और जो पोएटिक एक्सपीरियंस है, जो काव्य का अनुभव है, वह जीवन से ही होकर आता है। काव्य जगत की शेष जगत से भिन्न कोई सत्ता नहीं। काव्य जगत की शेष जगत से भिन्न कोई सत्ता नहीं, और न उसके कोई अलौकिक या विशेष नियम है। उसके कोई अलौकिक या विशेष नियम भी नहीं है कविता के, और ना काव्य जगत की शेष जगत है उससे भिन्न कोई सत्ता है। उसकी योजना बिल्कुल वैसे ही अनुभवों से हुआ करती है जैसे और सब अनुभव होते हैं। काव्य अनुभव भी उसी प्रकार का अनुभव है जैसे जीवन में अन्य अनुभव होते हैं। प्रत्येक काव्य एक परिमित अनुभव खंड मात्र है, जो विरोधी उपादानों के संसर्ग से कभी झटपट और कभी देर में छिन्न भिन्न हो जाता है। ये भी एक अनुभव खंड ही है। काव्य भी एक अनुभव खंड है, जो विरोधी उपादानों के संसर्ग में आकर कभी जल्दी और कभी देर में छिन्न भिन्न हो जाता है। साधारण अनुभवों से उसमें यही विशेषता होती है कि उसकी योजना बहुत गूढ़ और नाजुक होती है। जो साधारण अनुभव होते हैं उससे और इसमें अंतर क्या होता है, काव्य अनुभव की योजना बहुत गूढ़ और नाजुक होती है। जरा सी ठेस से वह चूर चूर हो सकता है। उसकी एक बड़ी भारी विशेषता यह है कि वह एक हृदय से दूसरे हृदय में पहुंचाया जा सकता है। और इस अनुभव की सबसे बड़ी विशेषता यह है काव्य अनुभव की, कि वह एक हृदय से दूसरे हृदय में पहुंचाया जा सकता है। बहुत से हृदय उसका अनुभव बहुत थोड़े ही फेरफार के साथ कर सकते हैं, और जो बहुत से हृदय हैं वह उसको, उस अनुभव को स्वीकार कर सकते हैं, थोड़े हेर फेर के साथ उसको उसी प्रकार का अनुभव कर सकते हैं। काव्य अनुभव से मिलते जुलते और भी अनुभव होते हैं, पर इस अनुभव की सबसे बड़ी विशेषता है यही सर्वग्राह्यता, कम्युनिकेबिलिटी। जो कम्युनिकेबिलिटी है, यही काव्य अनुभव की सबसे बड़ी विशेषता है कि एक हृदय से दूसरे हृदय में पहुंच जाता है, और वही लगभग थोड़ा बहुत इधर उधर होकर वही अनुभव दूसरे को भी हो जाता है। इसीलिए इसके प्रतीति काल में हमें इसे अपनी व्यक्तिगत विशेष बातों की छूट से बजाय रखना पड़ता है। इसीलिए इसके प्रतीति काल में हमें इसे अपनी व्यक्तिगत विशेष बातों की छूट से बचाए रखना पड़ता है। ये सबके अनुभव के लिए होता है, किसी एक ही के नहीं। ये सबके अनुभव के लिए होता है। जब हमें इसका अनुभव होता है, इसकी प्रतीति होती है हमारे अंदर, तो उसे अपने अन्य अनुभवों से अलग रखकर बचाए रखना होता है, क्योंकि हमें ये बहुतों तक पहुंचाना होता है। ये केवल हमारा निजी अनुभव नहीं होता है, ये अनुभव सबके लिए होता है। इसीलिए किसी काव्य को लिखते या पढ़ते समय हमें अपने अनुभव के भीतर उस काव्य और उस काव्य से इतर वस्तुओं के बीच अलगाव करना पड़ता है। इसीलिए जब कोई काव्य लिखता है या पढ़ता है तो अपने अनुभव के भीतर उस काव्य और काव्य से जो इतर वस्तुएं हैं उनके बीच अलगाव करना पड़ता है। पर यह अलगाव दो सर्वथा भिन्न या असमान वस्तुओं के बीच नहीं होता, बल्कि एक ही कोटि की वृत्तियों के भिन्न भिन्न विधानों के बीच होता है। ये अलगाव जो है दो अलग अलग या भिन्न भिन्न वस्तुओं के बीच नहीं होता, बल्कि एक ही कोटि की दो वृत्तियों के बीच होता है। जितने अन्य अनुभव हैं वो भी मनुष्य के अनुभव हैं, स्वयं के अनुभव हैं, और उसी प्रकार काव्य भी एक अनुभव है, वो कोई अलौकिक संसार का अनुभव नहीं है। ये तो हुई रिचर्ड्स की मीमांसा। अब हमारे यहाँ के संपूर्ण काव्य क्षेत्र की अंतः प्रकृति की छानबीन कर जाइए। ये तो रिचर्ड्स की मीमांसा हुई। अब हमारे यहाँ के संपूर्ण काव्य क्षेत्र को देखिए और उसकी अंतः प्रकृति जो है उसकी छानबीन कर जाइए। उसके भीतर जीवन के अनेक पक्षों और जगत के नाना रूपों के साथ मनुष्य हृदय का गूढ़ सामंजस्य निहित मिलेगा। उसमें, उसके काव्य में जो जीवन के अनेक पक्ष हैं, जगत के नाना रूप हैं, रूपों के साथ ही मनुष्य के हृदय का गूढ़ सामंजस्य मिलेगा। साहित्य शास्त्रियों का मत लीजिए तो जैसे संपूर्ण जीवन अर्थ धर्म काम मोक्ष का साधन रूप है, वैसे ही उसका एक अंग काव्य भी। अगर साहित्य शास्त्रियों की बात सुनी जाए तो जैसे संपूर्ण जीवन अर्थ धर्म काम मोक्ष का साधन रूप है, वैसे ही उसका एक अंग काव्य भी है, जिस प्रकार अर्थ धर्म और काम मोक्ष हैं।
अर्थ का स्थूल और संकुचित अर्थ द्रव्य प्राप्ति ही नहीं लेना चाहिए, उसका व्यापक अर्थ लोक की सुख समृद्धि लेना चाहिए। अर्थ से लोग संकुचित अर्थ निकाल लेते हैं, अर्थात द्रव्य प्राप्ति, धन दौलत की प्राप्ति ही अर्थ समझते हैं, परंतु उसका व्यापक अर्थ है लोक की सुख समृद्धि। संपूर्ण लोक की सुख समृद्धि से अर्थ का तात्पर्य लेना चाहिए। जीवन के और साधनों की अपेक्षा काव्यानुभव में विशेषता यह होती है कि वह एक रमणीयता के रूप में होता है। जीवन के जो और साधन हैं उनकी अपेक्षा काव्यानुभव रमणीय होता है, जिसमें व्यक्तित्व का लय हो जाता है। बाह्य जीवन और अंतर जीवन की कितनी उच्च भूमियों पर इस रमणीयता का उद्घाटन हुआ है। बाह्य और अंतर जीवन की कितनी ही उच्च भूमियों पर इस काव्यानुभव की रमणीयता का उद्घाटन होता है। किसी काव्य की उच्चता और उत्तमता के निर्णय में इसका विचार अवश्य होता आया है और होगा। किसी काव्य की उच्चता और उत्तमता का जब निर्णय किया जाएगा तो इसका विचार अवश्य होगा कि ये जीवन अंतर जगत और बाह्य जगत की कितनी उच्च भूमियों पर उद्घाटित होता है। हमारे यहाँ के लक्षण ग्रंथों में रसानुभाव को जो लोकोत्तर और ब्रह्मानंद सहोदर आदि कहा है वह अर्थवाद के रूप में, सिद्धांत रूप में नहीं। हमारे यहाँ लक्षण ग्रंथों में रसानुभाव जो है उसको लोकोत्तर और ब्रह्मानंद सहोदर आदि कहा है, वह अर्थवाद के रूप में, सिद्धांत के रूप में नहीं। उसका तात्पर्य केवल इतना ही है कि रस में व्यक्तित्व कर लय हो जाता है, कि रस जो है उसमें व्यक्तित्व का लय हो जाता है, व्यक्तित्व लय हो जाता है। यूरोप में समालोचना शास्त्र का क्रमगत विकास फ्रांस में ही हुआ। यूरोप में समालोचना शास्त्र का विकास कहाँ हुआ? यहाँ से आपका क्वेश्चन भी आता है, समालोचना का विकास, समालोचना शास्त्र का सर्वप्रथम विकास कहाँ से हुआ? क्रमागत विकास फ्रांस में ही हुआ। अतः फ्रांस का अभाव यूरोपीय देशों में बहुत कुछ रहा। विवरणात्मक समालोचना के अंतर्गत ऐतिहासिक और मनोवैज्ञानिक आलोचना का उल्लेख हो चुका है। पीछे प्रभाववादियों, इम्प्रेशनिस्ट का जो दल खड़ा हुआ वह कहने लगा कि हमें कवि की प्रकृति, स्वभाव, सामाजिक परिस्थिति आदि से क्या प्रयोजन। जो इम्प्रेशनिस्ट प्रभावाभिव्यंजक समालोचना जब हमने पढ़ी थी तब वहाँ पर हम पढ़ चुके हैं कि जब इनका इम्प्रेशनिस्ट्स का दल खड़ा हुआ था तो उन्होंने कहा कि कवि की प्रकृति, स्वभाव, सामाजिक परिस्थिति क्या है, इससे हमें कोई लेना देना नहीं, इससे क्या प्रयोजन। हमें तो केवल किसी काव्य को पढ़ने से जो आनंदपूर्ण प्रभाव हमारे चित्त पर पड़ता है उसी को प्रकट करना चाहिए और उसी को समालोचना समझना चाहिए। प्रभावाभिव्यंजक समालोचना क्या है? जो काव्य को पढ़ने से जो आनंदपूर्ण प्रभाव पड़ता है उसी को प्रकट करना और उसी की समालोचना करना इस समालोचना के अंतर्गत आता है। प्रभाववादियों का पक्ष यह है कि हमारे चित्त पर किसी काव्य से जो आनंद उत्पन्न होता है वही आलोचना है। इससे अधिक आलोचना और चाहिए क्या? जो प्रभाव हमारे चित्त पर पड़े उसी का वर्णन यदि हमने कर दिया तो समालोचना हो गई। किसी रचना का जो प्रभाव चित्त पर पड़ा और उसकी समालोचना कर दी तो मानो समालोचना हो गई। कहने की आवश्यकता नहीं कि इस मत के अनुसार समालोचना एक व्यक्तिगत वस्तु है। इस प्रकार समालोचना एक व्यक्तिगत वस्तु हो जाएगी, उसके औचित्य अनौचित्य पर किसी को कुछ विचार करने की जरूरत नहीं रहेगी। जिस पर जैसा प्रभाव पड़े वो वैसा ही कहे। उक्त प्रभाववादियों की बात लें तो समालोचना कोई व्यवस्थित शास्त्र नहीं रह गया है, वह एक कला की कृति से निकली हुई दूसरी कला की कृति, एक काव्य से निकला हुआ दूसरा काव्य ही हुआ, वह कोई समालोचना नहीं रह गई। काव्य की स्वरूप मीमांसा के संबंध में यूरोप में इधर सबसे अधिक जोर रहा है। काव्य की स्वरूप मीमांसा का यूरोप में सबसे अधिक जोर रहा है। अभिव्यंजनावाद, एक्सप्रेशनिज्म का जिसके प्रवर्तक हैं इटली के क्रोचे। अभिव्यंजनावाद के प्रवर्तक कौन है? क्रोचे। ये आपका पाश्चात्य काव्यशास्त्र में भी क्वेश्चन आता है। एक्सप्रेशनिज्म के प्रवर्तक है क्रोचे, बेनेडिक्टो क्रोचे। इसमें अभिव्यंजना अर्थात किसी बात को कहने का ढंग ही सब कुछ है। बात चाहे जो या जैसी हो अथवा कुछ ठीक ठिकाने की न भी हो, परंतु उसका कहने का ढंग उत्तम होना चाहिए। काव्य में जिस वस्तु या भाव का वर्णन होता है वह इस वाद के अनुसार उपादान मात्र है। जिसका वर्णन होता है वह इस वाद के अनुसार उपादान मात्र होता है, समीक्षा में उसका कोई विचार अपेक्षित नहीं। काव्य में मुख्य वस्तु है वह आकार या सांचा जिसमें वस्तु या भाव डाला जाता है। काव्य में मुख्य वस्तु क्या है? आकार या सांचा जिसमें कोई भाव डाला जाता है, उसको ढाला जाता है।
जैसे कुंडल की सुंदरता की चर्चा उसके आकार या रूप को लेकर होती है, सोने को लेकर नहीं। वैसे ही काव्य के संबंध में भी समझना चाहिए। तात्पर्य यह कि अभिव्यंजना के ढंग का अनूठापन ही सब कुछ है। जो तात्पर्य यह है कि अभिव्यंजना का जो ढंग है, बात को कहने का जो ढंग है, वह ही सब कुछ है। उसकी जो अनूठापन है, निरालापन है, वह ही सब कुछ है। जिस वस्तु या भाव की अभिव्यंजना की जाती है वह क्या है, कैसा है, यह सब काव्य क्षेत्र के बाहर की बात है। भाव क्या है, जिस वस्तु या भाव की अभिव्यंजना की जाती है उस पर उतना ध्यान नहीं जाता कि वह भाव कैसा है और क्या है। ये सब काव्य क्षेत्र से बाहर है। बस अभिव्यंजना पर ही ध्यान जाता है। अभिव्यंजना जो कि उस भाव को ढालने का, उसको कहने का अनूठापन जो है, उसी पर सबसे अधिक ध्यान जाता है। क्रोचे का कहना है कि अनूठी उक्ति की अपनी अलग सत्ता होती है, उसे किसी दूसरे कथन का पर्याय न समझना चाहिए। अनूठी उक्ति जो होती है अर्थात अभिव्यंजना जो होती है, उसे किसी दूसरे कथन का पर्याय नहीं समझना चाहिए। जैसे यदि किसी कवि ने कहा कि सोई हुई आशा आंख मलने लगी, तो यह न समझना चाहिए कि उसने ये उक्ति उस उक्ति के स्थान पर कही है कि फिर कुछ आशा होने लगी। ये इसके स्थान पर न समझना चाहिए, जबकि ये अपने में एक अलग पंक्ति है। वह एक निरपेक्ष उक्ति है, कवि को वही कहना ही था। ये एक निरपेक्ष उक्ति है, कवि को यही कहना था, ना कि कवि ने इसके स्थान पर यह कहा। कवि को वही कहना ही था। वाल्मीकि ने जो ये कहा, न स संकुचितः पंथाः येन बाली हतो गतः, वह इसके स्थान पर नहीं कि तुम भी बाली के समान मारे जा सकते हो। अभिव्यंजना जो है, अभिव्यंजना की जो उक्ति होती है वह अपने आप में अनूठी है। वह केवल अपने आप में ही कही जाती है, किसी के स्थान पर नहीं। इस वाद में तथ्य इतना ही है कि उक्ति की कविता है, उसके भीतर जो उक्ति ही कविता है, यहाँ पे होना चाहिए था। उसके भीतर जो छिपा अर्थ रहता है वह स्वतः कविता नहीं है, उक्ति ही कविता है, और उसके अंदर जो अर्थ है वह कविता नहीं है। पर यह बात इतनी दूर तक नहीं घसीटी जा सकती कि उस उक्ति की मार्मिकता का अनुभव उसकी तह में छिपी हुई वस्तु या भाव पर बिना दृष्टि रखे ही हो सकता है। पर यह बात इतनी दूर तक नहीं ले जा सकती कि उक्ति की जो मार्मिकता है उसका अनुभव उसकी तह में छिपी हुई वस्तु या भाव पर बिना दृष्टि रखे हो सकता है। उसकी मार्मिकता का अनुभव भाव के द्वारा ही हो सकता है, उसके भाव पर जो छिपा हुआ भाव है उस पर दृष्टि रखे बिना नहीं हो सकता। बात यह है कि अभिव्यंजना भी कलावाद की तरह काव्य का लक्ष्य बेलबूटे की नक्काशी वाला सौंदर्य मानकर चला है। कि अभिव्यंजना भी बात यह है कि अभिव्यंजना भी कलावाद की तरह, जैसे कलावाद है उसी तरह अभिव्यंजना भी काव्य का लक्ष्य क्या निकाला है, नक्काशी वाला सौंदर्य मानकर चला है, जिसका मार्मिकता या भावुकता से कोई संबंध नहीं। और कलाओं को छोड़ यदि हम काव्य ही को लें तो इस अभिव्यंजनावाद को वाक वैचित्र्यवाद ही कह सकते हैं, जिसमें मार्मिकता या भावुकता का कोई स्थान नहीं होता, उसको हम नक्काशी ही कह सकते हैं। अर्थात इसको वाक वैचित्र्य ही कह सकते हैं अभिव्यंजनावाद को भी। और इसे अपने यहाँ पुराने वक्रोक्तिवाद का विलायती उत्थान मान सकते हैं। और जो वक्रोक्तिवाद था, वक्र उक्ति, उसमें उक्ति का ही अनूठापन झलकता था, उसी को वक्रोक्तिवाद कहा गया था। तो उसका विलायती उत्थान ही इस अभिव्यंजनावाद को मान लेना चाहिए। अगर उक्ति को ही प्रधानता दी जाए, उसके अंदर छिपे हुए भाव और मर्म को प्रधानता न दी जाए, तो अभिव्यंजनावाद उक्ति का अनूठापन मात्र ही है। फ्रेंड्स, आज यहीं तक। इससे आगे के विश्लेषण को देखेंगे हम अगले वीडियो में। तो आपको वीडियो अच्छा लगा हो और आपको हिंदी साहित्य या गद्य विधाओं को समझने में कुछ हेल्प हो रही हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने हिंदी साहित्य पढ़ने वाले फ्रेंड्स में शेयर भी कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें। धन्यवाद।